सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मार्शल गॉड आशुरा सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। तो मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ जाकर उससे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे चूफेंग किंगडम सेक्ट के एंसेस्टर के द्वारा दी गई उस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए जो आइस एंड फायर क्योटिक लेक थी उसके पास जाके बैठ के कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। फाइनली वो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद उस टेक्निक को तो सीख लेता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आइस एंड फायर वाली ये जो लेक थी ना, इसके अंदर जो आइस एंड फायर वाली जो हेवनली पर्ल थी, अचानक इनके अंदर कुछ फ्लक्चुएशन होने लगती है और बेसिकली चूफेंग के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसके चलते ये अट्रैक्ट होकर इसकी ही बॉडी पर कब्जा करने के लिए दोनों पर्ल्स उसके ऊपर धावा बोल देती है। बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली उसके पास जो ब्लैक टॉर्टाइज शील्ड थी उसके चलते यहाँ पे इन पर्ल्स को बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाता। बट अनफॉर्चुनेटली इस दौरान यहाँ पे मिसुमी और सूरो भी आ जाती है और ये दोनों पर्ल फिर उनकी बॉडी के ऊपर हमला कर देती है और उसे पोजेस कर लेती है, जिसके चलते एक की बॉडी में फायर एनर्जी वाला पर्ल तो दूसरे की बॉडी में आइस एनर्जी वाला पर्ल, दोनों इसकी बॉडी पे कब्जा कर लेते हैं, जिसके चलते एंसेस्टर को यहाँ पे अपने पावर को यूज करते हुए इनकी बॉडी को कुछ वक्त के लिए फ्रीज करना पड़ता है। और यहाँ पे बस इनके हाथ में 1 साल का वक्त है और 1 साल के वक्त के अंदर इससे किसी पर्पल रॉबिस्ट को यहाँ पे बुलाना होगा ताकि वो इनकी मदद कर पाए। लेकिन चूफेंग डिसाइड करता है कि ये लोग जाके सीधा उसी एप किंग से मिलेंगे जिससे कि वो घोस्ट टावर में मिला था और उसने इसे प्रॉमिस भी किया था और इसी की मदद से ये बहुत ही जल्द एक ब्लू रॉबिस्ट बनने का सफर शुरू कर देगा और जिसके बाद ही ये लोग इन दोनों को रिवाइव करेंगे। और आगे तो होमीज, हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर बर्फीली वादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा चलते हुए एक जाइंट से गेट के पास पहुंच जाता है और उसके आते साथ ही वो जो बड़ा सा दरवाजा था वो अपने आप खुल जाता है, जिसके साथ ही ये बंदा अंदर की ओर एंटर कर जाता है और हमें यहाँ पे जी डायनेस्टी के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ये बंदा आगे चलते हुए जाता है और काफी लोगों के टॉर्चर करने की यहाँ पे आवाजें भी हमें सुनाई देती है, जहाँ पे चारों तरफ इन लोगों को कोड़े मार मार के बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। और ये जो बंदा था यानी कि यांग त्यान, वो भी यहाँ पे पहुंच चुका था। आसपास का नजारा ये देख ही रहा था कि तभी यहाँ पे हम एक जाइंट से पाइथन को देख पाते हैं जो कि आते साथ ही तेजी से दहाड़ मारता है और यांग त्यान भी इसे देखे जा रहा था कि तभी यहाँ पर एक लेडी की आवाज आती है जो कि उसे शांत कराते हुए कहती है कि तुम्हारी जो ब्लड डीमन आर्ट है ना, सच कहूँ तो ये 1 नंबर की घटिया टेक्निक है। तब बताओ तुम मुंह उठा के यहाँ पर क्यों आ गए हो, आखिर तुम मेरे लिए किस काम के हो। हाँ, ये कहते हुए वो उसे काफी बुरी तरीके से जलील करती है। लेकिन यहाँ पे जो यांग त्यान है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी वो लेडी आगे कहने लगती है कि सिर्फ सेक्ट लीडर यान ही है जिन्होंने की इस टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर किया है। मेरे ख्याल से इकलौता वही इंसान है जो कि मेरे रहम के लायक है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये लेडी असल में जी क्लैन की ड्रैगन एंसेस्टर है। अब यहाँ पे जी क्लैन के एंसेस्टर को जाकर जो यान त्यान है वो ग्रीट करता है और उसकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया अदा भी करता है और तभी वो बताने लगता है कि फिलहाल के लिए जो किंग्स ऑफ सेक्ट है ना वो काफी ज्यादा वीकेंड हो चुका है और मैं आगे भी आपके लिए आपके अंडर में काम करता रहूंगा और 9 हेवेंस के अंदर जितने भी सेक्ट है उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद करके आपके अंडर में उन्हें ले आऊंगा ताकि वो आपके अकॉर्डिंग चले। यहाँ पे वो जो एंसेस्टर थी वो उसकी बात सुन के हंसने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता है सेक्ट लीडर यान, तुम्हारी बात है ना मेरे कानों में ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई गाना गा रहे हो। हालांकि तुम्हारा जो लिंगियन सेक्ट है ना ये तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। ये कहते हुए वो उसके पास जाती है और फिर उसके पेट के अंदर अपने नाखूनों को घुसाते हुए कहने लगती है कि तो बताओ आखिर तुम किस दम के साथ कह रहे हो कि तुम मेरी मदद करोगे। हाँ, जिसपे यहाँ पर लिन त्यान बताने लगता है कि चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हम 9 प्रोविंशियल सेक्ट के जो बड़े बड़े एलाइट्स है ना उन सभी को गैदर करेंगे और साथ मिलकर 10,000 डीमन माउंटेन के ऊपर अटैक करेंगे। ये सुनकर वो कहने लगती है कि अच्छा आगे, जिसपे वो बताता है कि हम जितने भी डेमोनिक क्रिएचर्स है ना उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करेंगे और उनके जरिए से ही अटैक करवाएंगे। यहाँ पे ये सुनना ही था कि तभी वो जो एंसेस्टर थी वो पास के एक बंदे को निपटा देती है, जिसके चलते यांग त्यान का तो बिल्कुल गला डर के मारे सूख चुका था। तो वो उससे कहने लगती है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे और फिर वो उसे एक ट्रेजर देते हुए कहने लगती है कि उम्मीद करती हूँ कि ये तुम्हारे काम आएगा। यहाँ पे यांग त्यान जैसे इस ट्रेजर को चेक करता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड था और इमीडिएटली एंसेस्टर को शुक्रिया कहते हुए यहाँ से बाहर जाने लगता है और मन में कहने लगता है कि चूफेंग, ये जो स्पेशल गिफ्ट है ना ये मेरे हाथों में, असल में ये तुम्हारी 10,000 डीमन माउंटेन्स के ऊपर काल बन के कहर बर पाएगा और मैं देखना चाहूंगा कि आखिर तुम इस केओस से कैसे बाहर निकलते हो और कैसे खुद को बचा पाते हो। तभी यहाँ पर जैसे ही बचा पा जाता है तो हम देखते हैं कि ये जो ड्रैगन एंसेस्टर थी उसका बेटा यहाँ पे आ जाता है जिसका नाम जी चोंग शान है और वो
जो बेसिकली यहाँ पर जी डायनेस्टी और क्लैन का एम्परर है। यहाँ पर वो अपनी मदर से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि यंग जैन के जो एम्बिशन है ये काफी ज्यादा डीप है, तो मेरे ख्याल से हमें इसे निपटा देना चाहिए। जिस पर उसकी मदर कहती है कि नहीं, हमें इसका जितना ज्यादा फायदा हो सके उतना उठाना चाहिए, और तुम जानते हो वो कैसे। ये कहते हुए वो अपने पाइथन के जरिए से यहाँ पर जिस बंदी को उसने अभी निपटाया था उसका काम तमाम कर देती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम किंग्स ऑफ माउंटेन मैर का सीन देखते हैं, जहाँ पर चारों तरफ काफी चहल पहल हो रही थी। यहाँ पे शादी का माहौल था और बेसिकली लोग यहाँ पे जो वेडिंग इवेंट है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिस पर दूसरा बंदा बताने लगता है कि हाँ बिल्कुल, ये तो इतना ज्यादा ग्रैंड हो नहीं था, क्योंकि जो गार्डियन ऑफ द 10,000 डीमन माउंटेन के जो ग्रैंड पैलेसेस हैं वो असल में इस जगह को गार्ड भी कर रहे हैं और उन्होंने ही इस इवेंट को मैनेज किया है। अब ये लोग बात करते हुए जा रहे थे कि तभी एक हट्टे कट्टे बंदे से वो बंदा टकरा जाता है, जिसके चलते वो जमीन पे जा गिरता है। और यहाँ पे दूसरा बंदा कहने लगा है कि अंधे हो क्या, ठीक से नहीं चल सकते? तो मैं देख नहीं रहा कि सामने से दो लोग आ रहे हैं कि तभी इसकी नजर पड़ती है उस बंदे पे, जो कि असल में मुरोंग यू है और ये स्वॉर्ड कॉर्ड वैली का यंग मास्टर है। और इसे देखते साथ ही सबकी बोलती बंद हो चुकी थी। यहाँ पे सब इसी के बारे में गॉसिप्स करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते वो यहाँ पे अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए कहने लगता है कि सब के सब मेरे रास्ते से हट जाओ। अब यहाँ पे ये आगे बढ़ जाता है। चू फेंग भी यहाँ पे मौजूद होकर इसे ऑब्जर्व कर रहा था। यहाँ पर इसके पास जो वेपन मौजूद था इसके बारे में सभी लोग बात कर रहे थे कि अच्छा, तो यही है वो रेयर वेपन जिसे कि द ग्रेट डिवाइन वुडन स्वॉर्ड भी कहा जाता है। मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी इसके पास ये चीज देखने को मिलेगी। कि तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो किंग ऑफ रेयर वेपन्स है ना, यानी कि जितने भी रेयर वेपन्स है इन सभी में जिसे राजा कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो असल में इसी 10,000 डीमन माउंटेन्स के डीप में कहीं छिपा हुआ है, जिसकी ताकत इस वुडन वेपन से तो कई गुना ज्यादा है। लेकिन हाँ, हम बस इसके सपने ही देख सकते हैं। हमारे जैसे ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स कभी भी इस पे हाथ नहीं आजमा सकते। चू फेंग यहाँ से आगे चला जाता है, लेकिन जो क्वीन है वो ये सारी बातें सुनकर कहने लगती है कि अच्छा, किंग ऑफ द रेयर वेपन्स, हाँ, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वही ट्रेजर है और वही वेपन है जिसके बारे में सेप किंग ने मेंशन किया था। तो मैं क्या लगता है, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर हम इसे हासिल कर लेते हैं तो ये स्पिरिचुअल पावर्स को काफी तेजी से इंक्रीज करेगा। अब यहाँ से चू फेंग आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि जो 10,000 डीमन माउंटेन है ना, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है इन लोगों ने इसे काफी स्ट्रिक्टली गार्ड करके रखा है कि पूरी तरीके से बंद है। और जरा ये की सिक्योरिटी देखो, ऐसा लग रहा है कि ये वेडिंग जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो मीटिंग है ये एब्सोल्युटली नेसेसरी भी है। लेकिन आ रही बात उस वेपन की, तो मैंने ऑलरेडी अपना माइंड बना लिया है, वो वेपन तो मेरा होके रहेगा। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि दो लोगों की फाइट चल रही थी, जिसके इम्पैक्ट जो है आसपास के लोग भी फील कर पाते हैं, जिनमें से एक चू फेंग भी था। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा जो कि लाल वाला था, वो असल में जी क्लाइन का जो नंबर 1 डिसाइपल है वो है, जिसका नाम जे किंग मिंग है। और बेसिकली यहाँ पर ये चू फेंग को हैंड ओवर करने के लिए इन लोगों से कह रहा था। अब यहाँ पे स्पिरिट क्लैन के ये जो दो बंदे थे जो कि कोर डिसाइपल्स माने जाते हैं, इनमें से कहने लगता है कि वो यहाँ पे नहीं है। तभी पीछे से वो दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ, और इसका जो भाई है जे बुफन, उसी ने सबसे पहले हमें प्रोवोक किया, तो आखिर तुम ऐसे हमसे बिहेव कैसे कर सकते हो। जो किंग मिंग था वो यहाँ अपने सारे साथियों से कहने लगता है कि चलो इन पे हमला करते हैं। पर तब तक यहाँ पे चू फेंग एक बंदे को सीधा किक मार के इसकी ओर फेंकता है, लेकिन ये मुक्का मार के उसके मुंह के सामने से बंदे को ही गिरा देता है, जिसके ऊपर पैर रखकर चू फेंग कहता है कि ओह, लगता है कि यहाँ पर कुछ नौसीखिए मेरे बारे में बात करे। ये सुनकर जे किंग मिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो उसके ऊपर हमला करने चाहता है, लेकिन चू फेंग उस अटैक से बहुत इजीली डॉज कर जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे जे किंग मिंग एक और अटैक करने वाला था, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक व्हाइट रॉबिस्ट आकर इसके ऊपर अपने डम्पलिंग से हमला कर देता है, जिसे देखकर वो भी शॉक्ड था और वो कहने लगता है कि तुम्हारा जो जे क्लैन है वो 9 प्रोविंसेस में काफी ज्यादा नामचीन है, लेकिन तुम्हारे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए कि तुम अपने क्लैन का नाम ऐसे मिट्टी में मिलाओ। आज तुमने अपनी हेवनली मार्शल पावर का यूज किया, वो भी एक हाई लेवल के मार्शल जूनियर के सामने। हाँ, कितनी ज्यादा शर्मनाक है। अब ये जो व्हाइट रॉबिस्ट बंदा था ये खुद ही बोलते बोलते चोक कर जाता है और तभी कहने लगता है कि अरे रे, लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। कि तभी यहाँ पे क्वीन चू फेंग को बताती है कि ये जो बंदा है ना, इसके पास एक इंपीरियल लेवल के ब्लड लाइन की ऑरा है। यहाँ पे ये सुनकर जो चू फेंग है वो कंफ्यूज था और कहने लगता है कि इंपीरियल लेवल ब्लड लाइन से तुम्हारा क्या मतलब। जिसपे वो बताने लगती है कि जो ब्लड लाइन है वो मार्शल एबिलिटीज और कल्टीवेटर के नेचुरल टैलेंट को डिटरमाइन करती है, और जो जियांग क्लैन है ना, उनका जो डोमिनेंस है यानी कि जो दबदबा था वो 9 प्रोविंसेस के ऊपर बस उनकी ब्लड लाइन के दम पर ही हुआ था। हालांकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो 9 कलर डिवाइन लाइटिंग है ना, वो इससे काफी ज्यादा नोबेल और रेयर है। तब हम देखते हैं कि जैसे ही वो बंदा लैंड करता है और अपने उस नकाब को हटाता है, तब पता चलता है कि ये तो असल में जियांग क्लैन का यंग प्रिंस यानी कि जियांग वूशेंग है। जिसके बाद वूशेंग बताने लगता है कि मैं अपने सामने ऐसी नाइंसाफी नहीं देख सकता। अब जबकि तुम दोनों के अंदर अपने पर्सनल ग्रजेस है, तो बेहतर यही होगा कि तुम दोनों अपनी कल्टीवेशन को सेम लेवल पे रखो। ये सुनकर हम देखते हैं कि जो किंग मिंग है वो कहने लगता है कि लगता है तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे कोई आया है। हालांकि जो हेवनली मार्शल आर्ट्स है और जो प्रोफाउंड मार्शल
आर्ट है, ये दोनों काफी ज्यादा डिफरेंट पावर्स को होल्ड करते हैं और इनके बीच का जो गैप है ये काफी ज्यादा है। जिसके बाद वो अपनी पावर को अनलीश करते हुए कहता है कि ये लड़का तो मेरे हाथों आज मारा जाएगा और इसे मारने के लिए मुझे मेरी मार्शल स्किल्स का यूज करने की भी जरूरत नहीं, मैं तो इसे अपने एक हाथ से ही हैंडल कर लूंगा। कि तभी यहाँ पे चू फेंग का उड़ता हुआ किक सीधा इसे आके पड़ जाता है और तभी चू फेंग कहने लगता है कि प्रोफाउंड मार्शल रियलम के अंडर के जितने भी लोग आते हैं ना, मैं चू फेंग मैं कभी भी इन लोगों को खतरा समझता ही नहीं। अब ये कहते साथ ही वो वापस से किंग मिंग की ओर हमला कर देता है, जहाँ पे किंग मिंग भी उसके अटैक से डॉज करते हुए उस पर हमला करता है और इनके बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू हो चुका था। तभी अभी हम देखते हैं कि कुछ लोग आ जाते हैं और जब वो लोग ये नजारा देखते हैं तो वो हैरान थे और कहने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है और आखिर जे किंग मिंग फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा, हमारा बॉस इतना कमजोर तो नहीं हो सकता। जिसपे दूसरा बंदा कहता है कि अरे यार वो बस उससे खेल रहा है, देखना पलक झपकते ही कैसे वो उसे मसल के रख दे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गूबो था और उसका जो साथी था वो कहने लगता है कि वाकई में चू फेंग का जो टैलेंट है प्रोफाउंड मार्शल रियलम के अंडर में उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे भी वो ऐसा पर्सन है जो कि बीते 100 साल में वो पहला बंदा बन चुका है जिसने की घोस्ट टावर को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। चू फेंग यहाँ पे किंग मिंग से कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें बस भागना आता है क्या, जो सुनकर उसे गुस्सा आता है और तभी वो अपने मूविंग माउंटेन नाम की टेक्निक को अनलीश करना शुरू कर देता है। सभी लोग कहते हैं कि ये तो अपने एक हाथ से इसे निपटाने वाला था ना, तो आखिर ये कर क्या रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अटैक देखते साथ ही चू फेंग भी बिना किसी देरी के तेजी से उसकी ओर लपकता है। इस दौरान उसका ड्रैगन रेस की बॉडी से बाहर निकल के आगे की ओर बढ़ रहा था और यहाँ पे चू फेंग की स्पीड जो कि पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है वो सीधा जाकर इस पूरे के पूरे माउंटेन मीटियोर को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस मौके का फायदा उठाते साथ ही सीधा वो एक पंच किंग मिंग के पेट में लैंड कराता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर उसका जो ब्लड है वो किसी वाइन की तरह यहाँ पर फैलता हुआ जाता है और उसके हाथ को ही पूरी तरीके से अब्सॉर्ब करने लगता है। ये देखकर चू फेंग काफी तेजी से इससे पीछे हट जाता है और जिसका मतलब ये है कि तुम मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हाँ आज मैं मेरे इस थॉर्न आर्मर का यूज करते हुए तुम्हें जरूर निपटा दूंगा। ये कहते हुए वो तेजी से उसे स्लॉटर करने के लिए आगे बढ़ रहा था। अब ये देखकर तो चू फेंग भी कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि कौन किसे स्लॉटर करता है। अब चू फेंग तभी यहाँ पर अपने ब्लैक टॉर्टोइस शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और तेजी से उसकी तरफ लपकते उस पर दे मुक्का बहुत ही पूरी तरीके से उस पर हमला करता है, जिसके चलते यहाँ पे जो किंग मिंग है उसे मौका तक नहीं मिल पाता अटैक करने का। वो कहने लगता है कि आखिर इसके पास ये ताकत कहाँ से आई। लेकिन चू फेंग उसके ऊपर मुक्के की बारिश करते हुए कहने लगता है कि तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास एक टफ आर्मर है, मैं तुम्हें फिर भी मार के रहूंगा। ये कहते हुए वो उसे मुक्के मार के लास्ट में उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार के सीधा उसे जमीन में धंसा देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारा नजारा देखकर आसपास के लोग चू फेंग के जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बात करने लगते हैं। लोग कहने लगते हैं कि पहले तो मुझे लगा था कि ये बस एक रूमर होगा कि चू फेंग ही वो बंदा है जो कि 100 साल में पहला वो बंदा बन चुका है जिसने की घोस्ट टावर को कंप्लीट किया, और अब जब उसने मेरी आंखों के सामने एक हेवनली मार्शल रियलम के बंदे को प्रोफाउंड मार्शल कल्टीवेशन के साथ डिफीट किया तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये कोई रूमर नहीं है। अब हम देखते हैं कि किंग मिंग की बहुत बुरी तरीके से सटक चुकी थी। अब वो यहाँ पे वापस से हमला करने जाता है पर तभी यहाँ पे इन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा सप्रेशन फोर्स पड़ता है और तभी हम देखते हैं कि इस वैली के मास्टर यानी कि किल ली और जो इस वैली के जो सुप्रीम चीफ के डिसाइपल हैं यानी कि लिu ज़ियुज़ू, यहाँ पे ये दोनों आकर इन्हें रोकने का ऑर्डर देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वैली मास्टर को देखते साथ ही सभी लोगों ने ग्रीट करके रिस्पेक्ट देते हैं और वो यहाँ पर इन्हें कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि तुम दोनों यहाँ पे लड़ना बंद करो। ये सुनते साथ ही किंग मिंग को तो गुस्सा आता है, वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जो वैली मास्टर किंग ली है उसकी नजर यहाँ पे जैसे ही जियांग वूशेंग पे जाता है तो वो काफी ज्यादा शॉक था। वो कहने लगता है कि ये तो इंपीरियल डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अब तभी यहाँ पर वो आगे आकर दोनों से पूछने लगते हैं कि क्या मैं आप लोगों का परिचय जान सकता हूँ, जिसपे चू फेंग बताने लगता है कि मैं किंग लॉन्ग सेक्टर यानी कि अज़ोर ड्रैगन सेक्टर से बिलोंग करता हूँ और नाम है मेरा चू फेंग। यहाँ पे वूशेंग फिलहाल के लिए कहता है कि जो मेरी सेक्टर की पहचान है वो कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में मेंशन नहीं करना चाहता, बस एक स्मॉल सा सेक्टर है। जो सुन के यहाँ पे जो सिटी लॉर्ड थे वो समझ जाते हैं कि असल में ये अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील करना नहीं चाहते, इसीलिए वो भी उसके बात को टाल देते हैं। जिसके बाद ये लोगों को बैठने के लिए सुप्रीम सीट ऑफर करते हैं, जो देखकर नीचे मौजूद बंदे कहने लगते हैं कि ये जगह तो 9 प्रोविंसेस के जो जीनियसेस हैं उनके लिए है ना। जिस पर दूसरा बंदा कहने लगता है कि क्या तुमने देखा नहीं कि चू फेंग ने हमारे बॉस को कितनी बेरहमी के साथ मारा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सुप्रीम वैली चीफ के जो कोर डिसाइपल है यानी कि वो बंदा जिसका नाम ली ज़िहुन है वो कहने लगता है कि मास्टर आपको नहीं लगता कि हमें लोगों को यहाँ पे नहीं बिठाना चाहिए, वैसे भी इनका ओरिजिन काफी ज्यादा लो है। जिस पर उसका मास्टर भड़क जाता है, कहने लगता है कि चुप हो जाओ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिस पर वो भी शांत हो जाता है, लेकिन वो अपनी आंखें चू फेंग और वूशेंग दोनों के ऊपर सेट कर लेता है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फ्लाइंग कैरेज के ऊपर सवार लोग बात कर रहे थे कि इस अलायंस मैरिज कॉन्फ्रेंस में काफी सारे एक्सपर्ट्स भी आने वाले हैं और जो कि काफी सारे टॉप के एक्सपर्ट्स होंगे। और तभी दूसरी लेडी कहने लगती है कि फिर तो कमाल
इस्तेमाल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बातें चल रही थी कि तभी हम चू फेंग और वू शेंग को देखते हैं और तभी वू शेंग बताने लगता है कि जियांग हैंग युआन जो कि बाइक्यू वैली से बिलोंग करते हैं वो असल में मेरे अंकल हैं। अब ये सुनकर चू फेंग समझ जाता है कि असल में ये बंदा जो है वो जियांग डायनेस्टी का यंग प्रिंस है। वू शेंग कहने लगता है कि मुझे सुनने में आया है कि जो लिंगन सेक्ट है उसे तुमने अकेले डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस पर चू फेंग कहने लगता है कि हाँ, क्योंकि ये लोग सीक्रेटली ब्लड फेंड आर्ट को कल्टीवेट कर रहे थे जो कि किसी के लिए भी सही नहीं था, इसलिए मैंने इन्हें पूरी तरीके से मिटा के रख दिया। ये सुनकर जो वू शेंग है वो कहने लगता है कि ब्रदर जो शायद आप समझे नहीं, असल में ये जो इविल आर्ट है ये इनका अपना नहीं है और ना ही इनके पास ये कोई पहली टेक्निक है, क्योंकि ये जो इविल ब्लड आर्ट टेक्निक है ये असल में जी इंपीरियल डायनेस्टी से बिलोंग करता है और ये वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। अब यहाँ पे चू फेंग इस डायनेस्टी का नाम सुनकर काफी ज्यादा शॉक था, तो वू शेंग उसे बताने लगता है कि जैसा कि हमारा जो जियांग डायनेस्टी है वो 9 प्रोविंसेस का रूल करता है, बिल्कुल वैसे ही ईस्टर्न सी रीजन के अंडर में जी, लियू और ज़्याओ डायनेस्टी ये तीनों बिलोंग करती है और वो लोग वहाँ पर रूल करते हैं और इनमें से हर एक 3 कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल करता है। लेकिन जो जी इंपीरियल डायनेस्टी है उसे छोड़कर बाकी के जो डायनेस्टीज हैं ये लोग काफी शांति के साथ वहाँ पे रहते हैं, लेकिन जी इंपीरियल डायनेस्टी के जो एम्बिशंस है वो काफी ज्यादा बड़े हैं। वो तो बाकी के डायनेस्टीज को डिवोर करके खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर अपना साम्राज्य और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, जिसके चलते जी डायनेस्टी ने ज़ाओ और जो लियू डायनेस्टी है और इनके ऊपर वॉर डिक्लेयर करके इनके पास जो इविल आर्ट है जिसके चलते ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके थे, तो उसी इविल आर्ट के दम पर इन लोगों ने जो बाकी के डायनेस्टी है इनका बहुत बुरा हाल कर दिया। लेकिन ये सब करके भी जी डायनेस्टी की जो एंसेस्टर है इसका मन नहीं भरा, अब उसकी नजर 9 प्रोविंसेस पे आ चुकी है और ब्रदर चू क्योंकि तुमने लिंगन सेक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया तो इसके चलते अब यहाँ वो जो एंसेस्टर है इसका पूरा का पूरा प्लान चौपट हो चुका है और कहीं ना कहीं तुमने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। और जहाँ तक मुझे खबर मिली है उसके अकॉर्डिंग जो जी डायनेस्टी है उसने अपने काफी सारे एजेंट्स को 10,000 मॉन्स्टर माउंटेन में भेजा है और इसी के चलते मुझे यहाँ पे आना पड़ा। यहाँ पे ये सुन नहीं था कि तभी चू फेंग अब यहाँ पे सारी की सारी कड़ियों को मिलाना शुरू कर देता है, क्योंकि जो एप किंग है उसका ट्रेजर भी उसी माउंटेन के काफी गहराइयों में मौजूद है और अब जी डायनेस्टी के जो स्पाइस है वो भी यहाँ पे घूम रहे हैं। यहाँ पे चू फेंग समझ चुका है कि ये जो सुप्रीम वैली है ये बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं है और काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सुप्रीम वैली के जो वेपन पवेलियन वाला एरिया है उसका सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक बंदा जो है यहाँ पे जो आर्मी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, फिर चाहे वो माउंटेन अटैक ट्रूप डिप्लॉयमेंट मैप हो, उन सभी को यहाँ पे एक्सेस कर रहा था और जैसे जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वैली मास्टर आ जाते हैं, लेकिन वो उसे निपटाते साथ ही उसका रूप ले लेता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे एक मिस्टीरियस सी लेडी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सच धज के काफी अच्छे से तैयार हो जाती है। तो तभी मैरिज अलायंस कॉन्फ्रेंस जो की सुप्रीम वैली के अंदर होने वाला था, यहाँ पर चारों ओर काफी जोरों शोरों से यहाँ पे आतिशबाजी भी शुरू हो जाती है। यहाँ पे पूरे के पूरे वैली को ही जैसे किसी दुल्हन की तरह सजाया गया हो, चारों तरफ लोग काफी ज्यादा खुश थे और तभी जो वैली मास्टर है वो आते साथ ही यहाँ पे होस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। सभी एलाइट लोगों का वो यहाँ पे वेलकम करते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे ये मौका देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस दौरान हम देखते हैं कि जो फ्लाइंग फेरीज होती हैं वो यहाँ पर सभी को उड़ते हुए सर्व कर रही थी और इन्हें देखकर जो ठरकी होते हैं उनसे अपनी ठरक संभाली नहीं जाती, वो तो यहाँ पर इसे ताड़ना शुरू कर देते हैं। और तभी यहाँ पे जो वैली मास्टर है वो बताने लगते हैं कि जो मेरी अडॉप्टेड डॉटर है आज हम उसके लिए एक आइडियल हस्बैंड को ढूंढने वाले हैं, लेकिन इस स्वयंवर को जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसे एक बात याद रखना होगा कि उसे ट्रायल देने के लिए 10,000 मॉन्स्टर माउंटेन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे 10,000 मॉन्स्टर माउंटेन का सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक थे। सारे डिसाइपल से बातचीत कर रहे थे कि तभी इनमें से कहने लगता है कि क्या हमें हमारी जान को दांव पे लगाकर साबित करना होगा कि हम इनकी बेटी के लिए परफेक्ट है। तो सरासर बेवकूफी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैली मास्टर है वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग शांत हो जाइए। और तभी वो आगे बताने लगता है कि हर सेक्ट का जो एल्डर होगा वो एक टीम को फॉर्म करेगा जो कि वहाँ पर रास्ते में आने वाले हर एक मॉन्स्टर को भी हंट करेगा, साथ ही तुम लोगों को प्रोटेक्ट भी करेगा। लेकिन हाँ, जो रिमेनिंग मॉन्स्टर्स होंगे रास्ते में आने वाले उन सबको तुम्हें ही हटाना होगा, क्योंकि आप लोगों को एक बात याद रखनी होगी, हमारा जो सुप्रीम वैली है वो बस ताकतवर लोगों को ही रिस्पेक्ट देता है। अगर तुम लोगों के अंदर दम ही नहीं, हिम्मत ही नहीं, तो आखिर मैं अपनी बेटी तुम लोगों के हवाले कैसे दे सकता हूँ। अब तभी हम देखते हैं कि एक एक करके वो सारी फ्लाइंग फेरीज जो कि असल में बेहतरीन डांसर्स भी हैं वो उनके सामने आ जाती हैं और यहाँ पर इनकी ब्यूटी को देखकर यहाँ पर जो ठरकी आए हुए थे उनकी हिम्मत जाग जाती है और वो लोग कहने लगते हैं कि हाँ, एक मर्द को कभी भी डरना नहीं चाहिए। अब सभी लोग जोश के मारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तभी यहाँ पर क्वीन जो है वो चू फेंग को बताने लगती है कि जरा इनको देखो, इन ठरकियों से तो अपनी ठरक संभाली तक नहीं जा रही, जबकि ये अच्छे से जानते हैं कि एक बार ये लोग उस वैली के अंदर पहुंच गए ना तो यहाँ पे ये लोग 1 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैली मास्टर था उसकी अडॉप्टेड डॉटर यहाँ पे आ जाती है और तभी एक जायंट से लोटस के अंदर से वो बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि ये वही मिस्टीरियस सी लेडी है
जहाँ पर वो आते साथ ही बहुत ही अच्छा सा डांस परफॉर्म करती है और फिर मौका पाते ही सीधा चूफेंग के करीब जाकर उसे एक पेटल थमा देती है और फिर यहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ पे चूफेंग जब इसे देखता है तो उसे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि इस लड़की को इसने इससे पहले कहीं देखा है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो लेडी थी वो यहाँ से जाते हुए उस वैली मास्टर से कहने लगती है कि मैं आपके लिए बस ये आखिरी बार कर रही हूँ, लेकिन दोबारा मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगी। बेसिकली यहाँ पर इसकी ब्यूटी का यूज करके उसने सभी लोगों को पूरी तरीके से अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, जिसके चलते अब सभी लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और वैली मास्टर बिल्कुल ऐसा ही चाहता था। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे ज़ीलिंग के ग्रैंडफादर यानी कि ज़ी शुआनवान को देखते हैं, जो कि हेवनली मार्शल रियलम के 8th लेवल पे है। और तभी वो अपनी ग्रैंड डॉटर से कहने लगता है कि बेटा माफ करना कि तुम्हें भी इस सब में शामिल होना पड़ रहा है, जिससे वो कहती है कि उस मार्शल स्किल के लिए मैं कुछ भी करूंगी जिसके जरिए से हेवनली रियलम तक ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। जब तक हम उसे हासिल करने के लिए मैदान में डटे रहेंगे ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ और उसके आगे ये जो मैंने अभी किया ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर उसका ये डेडिकेशन देखकर उसका ग्रैंडफादर हंसने लगता है और कहने लगता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने इस टेम्पर का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना होगा। तुम्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता है ना, इतनी जल्दी कोई भी चीज नहीं होती, और अगर एक बार तुम्हें गुस्सा आ गया तो तुम्हारी डिवाइन बॉडी एक्सपोज हो जाएगी। और तुम भी जानती हो कि अगर किसी को तुम्हारी डिवाइन बॉडी के बारे में पता चला तो वो किस हद तक हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर मिस ज़ीलिंग यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और उसकी धार को चेक करते हुए कहने लगती है कि ग्रैंडफादर, इस हवाले से आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अगर किसी को मेरी डिवाइन बॉडी के बारे में भनक भी लगी और मुझे ये बात पता चली ना, तो मैं उसे ऐसी गहरी नींद सुला दूंगी कि उसे किसी चीज का होश नहीं रहेगा। वो सब इंतजार है तो बस कल का। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे चूफेंग को देखते हैं, जो कि अकेले अपने मेंशन के अंदर मौजूद था और फिलहाल के लिए वो क्वीन के साथ उस मैप के बारे में डिस्कस कर रहा था, वो मैप जो कि उसे एप किंग ने दिया था। और वो कहने लगता है कि वैसे तो हम उस 10,000 मॉन्स्टर माउंटेन में कल एंटर होने वाले हैं, लेकिन मुझे शक है कि एप किंग ने जो मैप हमें दिया है उस 10,000 मॉन्स्टर माउंटेन का, क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। अब तभी इससे पहले कि क्वीन कुछ जवाब दे पाती, अचानक से गेट खुलता है और एक तेज हवा का झोंका सीधा अंदर की ओर आता है। और तभी यहाँ पर काफी सारे फ्लावर पेटल्स के बीच से हम ज़ीलिंग को देखते हैं, जो कि अपनी स्वॉर्ड तान कर सीधा उसकी ओर बढ़ चलती है, जो देखकर ज़ू किंग शॉक्ड हो जाता है। सो होमीज, हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो होमीज, नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 3 के लाइक्स और 300 कमेंट, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।